हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम टॉपिक कर रहे थे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या है। द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्रेडिक्शन अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ मेड। मैं यहाँ से पढ़ी, इन अदर वर्ड्स यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो आप प्रेडिक्शन लगाते हो अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका बेसिक लिंक जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होता है, क्योंकि जो आप प्रेडिक्शन लगा रहे हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे लगा रहे होते हो। जो मेजरमेंट्स आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आई होती हैं, आप उसकी बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की प्रेडिक्शन कर रहे होते हो। तो बेसिकली ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशन। The occasional synonym of IV is controlled variable। अच्छा जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको कंट्रोल्ड वेरिएबल भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अंडरवुड कॉल्स द IV एज अ स्टिमुलस वेरिएबल। अंडरवुड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहते हैं स्टिमुलस वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, तो वो क्या है, बेसिकली स्टिमुलस वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, रिस्पांस वेरिएबल, जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। स्टिमुलस में क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। स्टिमुलस क्या होता है बेसिकली कि जिस तरह अगर आपको ठंड लग रही है तो क्या है स्टिमुलस, उसके रिस्पांस में आप क्या करोगे, आप कंबल ले लोगे, आप स्वेटर पहन लोगे, वो रिस्पांस में आ जाएगा। अगर साइंस पढ़ी हुई है तो उसके अंदर बहुत अच्छा समझाया होता है कि स्टिमुलस और रिस्पांस क्या चीज़ है। आपको कोई चोट लग गई है तो आपको जो दर्द हो रहा है, जो आपकी बॉडी बता रही है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो ये बेसिकली क्या है, दर्द आपका स्टिमुलस है। उसके रिस्पांस में आप कोई दवाई लगा लेते हो या दवाई खा लेते हो, देन इट इज़ रिस्पांस। तो ये होता है स्टिमुलस और रिस्पांस का रिलेशनशिप। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो बेसिकली स्टिमुलस वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिस्पांस वेरिएबल है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में ताल्लुक़ क्या है, रिलेशन क्या है। तो वो ये है कि जो आप प्रेडिक्शन लगाते हो डिपेंडेंट वेरिएबल की, वो बेस करती है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। और यहाँ पे वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली स्टिमुलस वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिस्पांस वेरिएबल है। An example may illustrate the distinction between the independent variable and the dependent variable। अब आगे वो आपको illustrate कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के ज़रिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किस तरह रिस्पॉन्स स्टिमुलस का रिश्ता भी निभा रहे हैं। सपोज करें कि एक्सपेरिमेंटर है, वो टीचिंग मेथड का ना इफ़ेक्ट देखना चाहता है कि डिफरेंट टीचिंग मेथड का क्या रिज़ल्ट पे असर आता है। तो वो क्या करेगा, बेसिकली ग्रुप्स ले लेगा डिफरेंट टीचिंग मेथड्स के, कि ए ग्रुप में ये होगा, बी ग्रुप में इस तरह पढ़ाया जाएगा, सी में इस तरह पढ़ाया जाएगा, इस तरह वो डिफरेंट मेथड्स के ग्रुप बना लेगा। अब उसके अंदर सेम ग्रुप को, जो सेम बच्चे हैं उनको डिफरेंट मेथड से पढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा किसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आया है। तो अब आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, बेसिकली आप ग्रुप्स को कंट्रोल कर रहे हो ना, कि जिसके अंदर आप कह रहे हो कि ए में ये वाला मेथड है, बी में ये वाला मेथड है और सी में ये वाला मेथड है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सको वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप कहोगे जो टीचिंग मेथड है ए बी सी और ग्रुप ऑफ पीपल्स, वो बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा है स्टिमुलस। अब आप जो उसका रिज़ल्ट आएगा उसको कहोगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वो प्रिडिक्ट हो रहा है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ए का देखना यही आएगा, मैं मेजरमेंट करके बता रही हूँ, नहीं, आप सारा एक्सपेरिमेंट करोगे लेकिन आप सारा कुछ होने से पहले बता नहीं सकते क्या रिज़ल्ट आएगा, आप महज प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो जिसमें प्रिडिक्शन है, यानी कि जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो रिज़ल्ट आएगा उस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, आप उसको कहोगे कि ये जो है वह है हमारा रिस्पांस वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। आगे देखते हैं क्या है।
यहाँ पे उन्होंने आपको एक और एग्जांपल दी हुई है, आप एक ही याद रख लें वही काफ़ी है। यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप की एग्जांपल दी हुई है, उसके अंदर भी आपको बताया गया है, यहाँ से आप देखना बेशक इसको पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर भी ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके अंदर ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल ये है। आगे बढ़ते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द सिलेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग इफेक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है वो ये है floor and ceiling effect. Floor effect is said to have occurred when a null result occurs because majority of subjects score at the very bottom end of the scale. Floor effect ये है वो तब अगर होता है where a null result occurs, जब एक null result आता है आपके पास, because majority of subject, जो majority of subject हैं आपके पास score at the very bottom end of the scale, उनका result बहुत ही नीचे लेवल का आता है। यानी कि आप कहो कि आपको जो रिज़ल्ट है ना, जिस तरह पेपर्स हों और सारे बच्चे अगर फेल हो जाएं तो हम कहेंगे नल रिज़ल्ट। तो कह रहे हैं अगर आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट करो कि जिसके अंदर जितने भी आपके मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट जो हैं उनका रिज़ल्ट बिल्कुल ही एंड हो, बिल्कुल बॉटम एंड पे हो, बहुत ही कम रिज़ल्ट आया उनका, तो इसको हम कहते हैं फ्लोर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, if in any experiment the purpose is to compare people's sensitivity to light of different colors, एक एक्सपेरिमेंट आप करें, पर्पस क्या हो उसके अंदर, टू कंपेयर, क्या आप कंपेयर करें पीपल सेंसिटिविटी टू लाइट, लोगों की लाइट के साथ सेंसिटिविटी ऑफ डिफरेंट कलर्स में, बट ऑल द गिवन कलर्स आर बिलो थ्रेशोल्ड, लेकिन तमाम कलर्स जो आपने लिए हैं वो थ्रेशोल्ड से बिल्कुल कम है। नो मीनिंगफुल डाटा विल बी ऑब्टेन, यानी कि आप क्या करें, ग्रीन कलर लें लेकिन आपने डिफरेंट ग्रीन कलर्स नहीं है, लेकिन जब आप उनको इकट्ठा रख रहे हैं तो ऐसे है कि वो एक ही कलर है, आम आंख जो है वो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती। तो इट मीन्स कि जो आपका मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नल आएगा, तो आपको कोई मीनिंगफुल डाटा जो है वो नहीं मिलेगा। दिस इलस्ट्रेट फ्लोर इफेक्ट, और ये जो है वो फ्लोर इफेक्ट को जाहिर करता है। सीलिंग इफेक्ट आर द ऑपोजिट ऑफ फ्लोर इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फ्लोर इफेक्ट के, यानी कि फ्लोर यानी कि फर्श, सीलिंग यानी कि छत, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्लोर इफेक्ट में बिल्कुल रिजल्ट लो हो जाता है और सीलिंग इफेक्ट में अब आगे देखने क्या होता है। आर सेड टू हैव अकर्ड व्हेन सब्जेक्ट्स स्कोर टू क्लोज टू द टॉप ऑफ द स्केल सिंपली बिकॉज द टास्क वाज टू ईजी। इसके अंदर ये होता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो टॉप के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपने उनको कहने के जो टास्क दिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं। यानी कि अगर आप समझें कि आपने मैट्रिक के सारे बच्चे लिए हैं और टास्क आप देंगे, जी सबको कहेंगे मुझे ABC सुनाओ, तो उसमें सारे के सारे जो हैं वो आपको बिल्कुल सही ABC सुना देंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो टॉप पे चला जाएगा। तो इस इफ़ेक्ट को आप क्या कहेंगे, सीलिंग इफ़ेक्ट। Continuing with the same example, if all the colored lights are clearly visible because they are bright, the task would be too easy. और इसी के अंदर वही एग्जांपल दे रहे हैं वो लाइट्स की, कि अगर आप इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा तो उससे क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा सबका, तो सीलिंग इफेक्ट आ जाएगा। These two type of effect can be obtained with any task whose dependent variable cannot track the full range of independent variable. ये टाइप ऑफ इफ़ेक्ट जो है तब अकर होता है जब आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज को ट्रैक नहीं कर पाता। These effects must be prevented, which can readily be done through pilot study and that can check the appropriateness of the subject pool and variables before carrying out the experiment proper. ये जो इफ़ेक्ट है मस्ट बी प्रिवेंटेड, इस इफ़ेक्ट को आपने प्रिवेंट करना है कि हमने इस तरह का ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क देना है कि रिज़ल्ट बिल्कुल ही नल हो जाए, और ना ही हमने बहुत ज़्यादा आसान टास्क देना है कि रिज़ल्ट बहुत ही अप हो जाए। नॉर्मल आपने देना है ताकि आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो बहुत कहने के अप्रोप्रिएट हो। which can readily be done through pilot study that can check the appropriateness of the subject pool। और आपने किस तरह इसको प्रिवेंट करना है, पायलट स्टडी करके, जो कि आपका जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं उसकी अप्रोप्रिएट यानी कि देखिए वो सही है कि नहीं, अप्रोप्रिएटनेस को देखिए उसकी।
इन एडिशन अ डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट बी सेंसिटिव, वैलिड एंड रिलायबल। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेंसिटिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है डेफिनेशन, यहाँ से दोबारा हम पढ़ते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जिनको आप प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए। To be sensitive, it must change clearly when the independent variable changes. मतलब इसका ये हम कह रहे हैं वैलिड होना चाहिए। वैलिड क्या होना चाहिए? तो आगे वो बता रहे हैं इसको कि इसका मतलब ये है कि आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर आप उसको चेंज करें तो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप प्रिडिक्शन करें वो भी चेंज हो जानी चाहिए। अगर इस तरह हो रहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो आपकी प्रिडिक्शन है, जो आपका रिजल्ट है, वो भी चेंज हो रहा है, देन आप कह सकते हैं कि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वैलिड है, सेंसिटिव है एंड रिलायबल है। टू बी वैलिड, वैलिड होने के लिए इट मस्ट मैयर व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मैयर, इसको मैयर करना चाहिए जिसको मैयर करना है। टू बी रिलायबल, रिलायबल होने के लिए आर डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट एक्ट कंसिस्टेंटली इन रिलेशन to the different way on another occasion when the independent variable remain the same, the dependent variable would be unreliable। यही वही वाली जो भी मैंने आपको बात कही है कि एक चीज़ चेंज हो रही है तो दूसरे का भी चेंज होना ज़रूरी है। अगर इस तरह नहीं हो रहा कि आप डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करें और आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज ही नहीं हो रहा, देन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो रिलायबल नहीं है। आगे देखते हैं कितना लंबा है। ओके, ये यहाँ तक। As it has been said above, the independent variable is manipulated by the experimenter and its effect is examined upon the dependent variable। वो कह रहे हैं कि जिस तरह आपने देखा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटर जो अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको मैनिपुलेट कर सकता है और इसका इफेक्ट जो है वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल में मिलता है, यानी कि प्रेडिक्शन में उसके रिजल्ट में मिल जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ मैनिपुलेशन, आप किस तरह उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, किस तरह उसको कंट्रोल कर रहे हैं, हैव ट्राई टू डिवाइड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनटू टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो उसको जिस तरह आप अपने यानी कि उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वो आपके IV यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देता है टाइप ई डिपेंडेंट में। टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दो टाइप्स में चेंज करा है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Type E independent variable is one which is directly or experimentally manipulated by the experimenter। Type E independent variable वो होता है जो कि directly और experimentally manipulate किया जाता है experimenter, यानी कि जिसको experimenter directly manipulate कर सके, जिसके अंदर directly तब्दीली ला सके, वो Type E independent variable है। Type S independent variable वो होता है which is manipulated through a process of selection only, यानी कि उसको indirectly manipulate किया जाता है, यानी कि किसी प्रोसेस से गुजर के फिर आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, then it is type S। S से यानी कि सिलेक्शन, आप ऐसे याद रखें टाइप एस यानी कि टाइप सिलेक्शन, यानी कि आप प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से गुजरेंगे फिर आप उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे। लेकिन टाइप ई में क्या है कि आप उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं। Such variables are difficult to manipulate experimentally और directly। Type S independent variable जो है उसको difficult होता है manipulate करना। An example may illustrate, एक example जो है वो आपको समझा देगी कि इनके अंदर क्या different है basically। Here the IV is the temperature and the dependent variable is the rate of production। वो कह रहे हैं कि आप independent variable जो है वो आपका temperature है और डिपेंडेंट वेरिएबल रेट ऑफ प्रोडक्शन है। He may manipulate the temperature by dividing it into 3 categories। आप टेम्परेचर को मैनिपुलेट कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और मीडियम टेम्परेचर। एंड बाय द एक्सपेरिमेंटर
अच्छा, ये जो आप कंट्रोल कर रहे हैं यानी कि उसको हाई भी कर रहे हैं, मीडियम भी कर रहे हैं, लो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसको हाई करेंगे तो क्या उसका रिज़ल्ट आएगा, लो करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा। तो बेसिकली ये आप प्रिडिक्ट करेंगे, हाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सालन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, लो करोगे तो सालन जल्दी गर्म नहीं होगा, मीडियम रखोगे तो सही गर्म हो जाएगा। तो ये आप बेसिकली क्या करें, प्रिडिक्ट करें। तो ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे ही मैनिपुलेट द टेम्परेचर बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 कैटेगरीज, हाई, मीडियम एंड लो। यहाँ पे उन्होंने वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर को उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हाई, मीडियम एंड लो, एंड एग्जामिन इट्स इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर उसके इफेक्ट को वो देखेंगे रेट ऑफ प्रोडक्शन में। Here the temperature is being directly manipulated by the experimenter। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली मैनिपुलेट हो रहा है by the experimenter के ज़रिए, and hence it constitute the example of type E independent। यहाँ पे जब चाहे एक्सपेरिमेंट उसको कभी हाई कर सकते, कभी लो कर सकते, कभी मीडियम कर सकते, यानी कि डायरेक्टली काम कर रहा है वो। तो ये क्या है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Suppose for the time being that the experimenter is interested in answering the question, is the rate of production dependent upon the age of workers? Age is here the independent variable। अब आगे वो कह रहे हैं कि आप सपोज करें कि एक्सपेरिमेंटर जो है is interested in answering the question। अभी इस लाइन को छोड़ दें कि जी इसके ना बस इतना ही लिखा हुआ है कि सपोज करें कि जी आपका एक्सपेरिमेंटर जो है वो क्वेश्चन आंसर करना चाहता है, इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट अपॉन द एज ऑफ वर्कर्स। ये जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपके वर्कर्स की एज पे डिपेंड करती है। एज इज़ हेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एज यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Of their ages in a way which he can get an appropriate representation from different age groups। तो वो इसका क्या रिज़ल्ट निकलेगा, यानी कि इसके बारे में जो उसका ख्याल है कि वर्कर्स की एज क्या इफ़ेक्ट करेंगे मेरे एक्सपेरिमेंट पे, तो उसका रिज़ल्ट जो है, उसका जो आंसर है वो उसको डिफरेंट एज ग्रुप ऑफ पीपल से मिल जाएगा कि इस तरह होता है कि नहीं। Ranging from say 16 to 55 years, subsequently he will compare the rate of production obtained by each age group and finally conclude whether or not age is a factor in enhancement of the production। तो वो क्या करेगा, ग्रुप्स बनाएगा। कोई भी एक्सपेरिमेंट हो उसके अंदर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 16 से 55 ईयर्स के वो ग्रुप्स बना लेगा। सब्सिक्वेंटली इसी तरह वो क्या करेगा, फिर उनको कंपेयर करेगा रेट ऑफ प्रोडक्शन में, यानी कि वो देखेगा कि 16 से 20 में कितनी रेट ऑफ प्रोडक्शन आई है, यानी कि जो वर्कर्स जिनकी उम्र 16 से 20 साल में थी उन्होंने कितनी रेट ऑफ प्रोडक्शन दी है। फिर वो कहेगा कि 20 से 25 में कितनी आई है, यानी कि इस तरह वो ग्रुप्स बना के देखेगा और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। द एज इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंट है। एज जो है वो एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, किस लिए, अपनी रेट ऑफ प्रोडक्शन को देखने के लिए, बाय मीन्स ऑफ सिलेक्शन इन ऑर्डर टू डिटर्मिन इट्स इफेक्ट। वो सिलेक्शन के ज़रिए क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है ना, इसके अंदर उसने ग्रुप्स बनाए हैं। तो बेसिकली ये कौन से वाला है, टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसके अंदर वो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। बटन दबा के कोई 20 साल का तो उसको 21 साल का नहीं कर सकता, बल्कि उसको इनडायरेक्टली करना पड़ेगा, दूसरे किसी और बंदे को देखना पड़ेगा जिसकी एज उससे ज़्यादा हो, यानी कि उसके अंदर उसको ग्रुप्स वाइज देखना पड़ेगा, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है सिलेक्शन का, उससे गुजर के फिर वो कंट्रोल कर सकता है। उस तरह नहीं कर सकता कि डायरेक्टली वो कंट्रोल कर ले। तो इसके अंदर वो एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन से गुजर रहा है और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, देन इट इज़ टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A research or investigation which involves the manipulation of the type E independent variable is called experimentation। वो कहते हैं एक रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर टाइप ई मैनिपुलेशन हो, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो टाइप ई है उसको यानी कि डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा सके, उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। नो मैटर वेदर इट इज़ डन इन अ लेबॉर्ट्री और इन अ नेचुरल सेटिंग। ये मैटर नहीं करता कि ये काम किसी लेबॉर्ट्री में हो रहा है या नेचुरल सेटिंग में हो रहा है। अगर एक्सपेरिमेंटर जो है उसको टाइप ई के ज़रिए कंट्रोल कर रहा है, टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन वेदर इट इज़ डन इन लेबॉर्ट्री और अ नेचुरल सेटिंग। आगे लाइक वाइज आर रिसर्च विच इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द टाइप एस वेरिएबल, और ऐसी एक रिसर्च जिसमें टाइप एस वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो आप उसको कोरिलेशन रिसर्च कहेंगे।
अगर टाइप E यूज़ हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन, और अगर टाइप S वेरिएबल यूज़ हो रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एज कोरिलेशन रिसर्च. समटाइम अ रिसर्च इज़ डन इन विच देयर आर नो इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बाज़ औक़ात एक ऐसी रिसर्च जो है वो की जाती है जिसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता नहीं है. सम रिसर्च इज़ टर्म एज ऑब्जर्वेशन. तो ऐसी रिसर्च को आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है? कोई भी चीज़ जिसको आप नोटिस कर पाएँ. आपका मेरे बोलने का अंदाज़ अगर आप नोटिस कर रहे हैं, या फिर आप जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आप खुद अपने आप को, अपने बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? ऑब्जर्वेशन. लेकिन उसको अगर आप मज़ीद आगे जाएँ तो उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द फैक्टर अंडरलाइंग द मेटिंग बिहेवियर ऑफ डॉग्स. अच्छा जी, अगर रिसर्चर जो है वो मेटिंग बिहेवियर ऑफ डॉग्स यानी कि वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं उस बिहेवियर को, उनके बिहेवियर को वो नोटिस करना चाहता है, ही लुक एट दिस बिहेवियर फ्रॉम अ डिस्टेंस फॉर सम टाइम. तो वो कुछ वक्त के लिए क्या करता है कि डॉग्स के महज बिहेवियर को देखते हैं दूर से, इन ऑर्डर टू हैव एन आइडिया, एक आइडिया लेने के लिए, रिगार्डिंग द फैक्टर अंडरलाइंग द मेटिंग बिहेवियर, जो कि उस बिहेवियर को वो एक दूर से देखते हैं जो कि उसके मेटिंग बिहेवियर यानी कि जिस चीज़ को वो स्टडी कर रहा है उससे रिलेटेड हो. इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में रिसर्चर ने कोई चीज़ जो है उसको मैनिपुलेट नहीं किया, उसके पास कोई मैनिपुलेटिंग यानी वेरिएबल नहीं है कि वो किसी चीज़ को कंट्रोल कर सके, वो महज ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन. Rather, he is simply observing the mating behavior to know the underlying effect that illustrate what we call observation. तो इसको हम, अच्छा, ऑब्जर्वेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या MCQ आ सकता है कि ऑब्जर्वेशन एक रिसर्च है कि नहीं. तो वो एक रिसर्च है, लेकिन फ़र्क क्या बाकी रिसर्चेस से, इसके अंदर बेसिकली आप मैनिपुलेट किसी चीज़ को नहीं कर सकते. आप महज दूर से जो आप जिस चीज़ को आप स्टडी कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हैं, जो आपका टॉपिक है, उसके मुतालिक आप ऑब्जर्वेशन हासिल करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं. द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द स्टिमुलस वेरिएबल एज अंडरवुड कॉल्स इट, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जिस तरह अंडरवुड इसको स्टिमुलस वेरिएबल कहते हैं, स्टिमुलस वेरिएबल कहता है, मे आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द वेरिएबल्स. इसको आप उस बेस से यानी कि उनकी जो नेचर है वेरिएबल की, उसकी बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वेरिएबल. अच्छा जी, आगे जो है ना इसकी मज़ीद टाइप्स आ गई हैं नेचर की बेस पे. तो आगे टास्क वेरिएबल, एनवायरमेंटल वेरिएबल और सब्जेक्ट वेरिएबल है, लेकिन इसको अब मैं यहाँ पे यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ टॉपिक को. नेक्स्ट टॉपिक मैं इन टाइप्स पे दे दूँगी. सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ आया होगा टॉपिक, और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने समझना है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें या फिर मुझे मेल कर दें. फॉर नाउ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अल्लाह हाफिज़.